प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा पाठ है वो है माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। किसमें एक ऐसी गरीब महिला के जीवन की कहानी है जो घर घर जाकर माटी बेचती है, लोगों के घरों में चूल्हे बनाती है, क्योंकि पहले प्रत्येक घर में मिट्टी का चूल्हा अवश्य होता था और उस मिट्टी के चूल्हे को हर त्यौहार पर लीपा जाता था या उसको अच्छी तरह पोछा लगाया जाता था या उस चूल्हे को नया बनाया जाता था। और उस चूल्हे को बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती थी और वह महिला अपने सिर पर एक कनस्ता रखकर घर घर माटी पहुंचाती थी, अर्थात मिट्टी पहुंचाती थी, और उससे जो उसको आमदनी होती थी उससे ही अपना वह खर्च चलाती थी। वह महिला बहुत ही गरीब थी कि एक बार सरकार ने उस ज़मीन को जहाँ से वह मिट्टी की खुदाई करती थी उसको अपने अधीन लेकर वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनाने का या कुछ भवन बनाने का निर्णय लिया और खुदाई के दौरान वो गड्ढा जहाँ से वह मिट्टी उठाती थी वो पानी से भर गया। तो वह उनसे प्रार्थना भी करती रही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि वही जो उसका अक्षेत्र था उसने ही उसको रोज़गार दिया हुआ था। हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। देखें, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तब शहर के एक सेमल का तप्पड़ मोहल्ला है, उसके अंदर जो गली के अंदर लास्ट वाला घर है उसके अंदर वह पहुंची और उसने अपने सिर पर रखा हुआ जो मिट्टी का बर्तन है जो काफ़ी भारी है उसको नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर जिसको कनस्तर बोलते हैं, माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार उनके बच्चे तलक। अर्थ कि उस टिहरी शहर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो उस मिट्टी वाली को न जानता हो, और मिट्टी वाली भी ऐसा घर उसने कहीं नहीं छोड़ा कि जहां उन्होंने अपने आप वहां मिट्टी ना पहुंचाई हो। अर्थात वहां के बच्चे भी मिट्टी वाली को अच्छी तरह जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। अर्थात पूरे शहर के अंदर घर घर के अंदर वह अकेली महिला है जो मिट्टी पहुंचाती है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसका कोई विपक्ष नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। अर्थात कि लोग सोचते हैं यदि यह महिला हमारे घर में मिट्टी नहीं किसी कारणवश न पहुंचा पाई तो शायद उन लोगों के घरों में चूल्हा ही ना जले, ऐसा लोगों का मानना है। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक घर के अंदर मिट्टी के कच्चे चूल्हे होते थे और उसको हर तीज त्यौहार पर उसको साफ़ किया जाता था। तो उस समय लोगों के घर भी मिट्टी होते थे और जब भी कोई त्यौहार होता है, घर में कोई प्रसन्नता का उत्सव होता,
तो लोग अपने घरों की लिपाई पुताई करते थे, अर्थात उस लाल मिट्टी के अंदर गऊओं का अर्थात गायों का गोबर मिलाकर उसके साथ दीवारों की अच्छी तरह पुताई की जाती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं, माटा खाना की शहर के अंदर कहीं माटा खाना है जहाँ से माटी को निकाला जाता है वो नहीं है। भागीरथी और बिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसमें चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। कि जो भागीरथी और बिलांगना नदी के बीच का जो क्षेत्र है कि वहाँ की मिट्टी रेतीली है और रेतीली मिट्टी से चूल्हों की लिपाई पुताई नहीं की जा सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, अर्थात कि वह घर घर जाकर माटी बेचती है, उसका कद छोटा है, नाटा कद है, अर्थात उसके कद की शरीर की लंबाई ज़्यादा नहीं है, वह एक बहुत ही गरीब महिला है जो माटी बेचने का कार्य करती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है, अर्थात कि शहर वाले उस महिला को ही नहीं बल्कि उसके उस कंटर को भी अच्छी तरह जानती है जिसके अंदर वह मिट्टी डालकर लेकर आती है। कि एक रद्दी कपड़े को मोड़कर वह उसको अपने सिर पर रखती है और उसके ऊपर कंटर रखती है ताकि वह मिट्टी से भरा हुआ जो कंटर है, जो बर्तन है, वो उसके सिर में चुभे ना। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। कि जैसे ही उसने अपने कंटर को घर के आंगन में उतारा तो घर के सामने से अर्थात पड़ोस से एक 9-10 साल की छोटी सी लड़की जिसका नाम कामिनी है वह दौड़ती हुई उस महिला के पास आकर खड़ी हो गई कि और कहा कि मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। अर्थात कि उस लड़की को उसकी माँ ने भेजा था उस माटी वाली को बुलाने के लिए कि और उस लड़की ने आते ही कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि हमारे घर भी आ जाना। तो उसने जवाब दिया कि मैं आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। जो घर की मालकिन थी उसने माटी वाली को उस माटी के कंटर को घर के आंगन के अंदर एक कोने में खाली करवा लिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। और उस महिला ने मालकिन ने कहा कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि अब इस समय हमारे घर में चाय बनी हुई है और आपको भी चाय पीने के लिए दी जाएगी, इसलिए आप भाग्यशाली हो कि आप खाने के सही समय पर आई हो। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। कि वह मालकिन अपनी रसोई में गई और उसके लिए 2 रोटियां लेकर आई और उस माटी वाली औरत को रोटियां देकर वापस अपने रसोई में काम पर लग गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। जैसे ही माटी वाली को 2 रोटियां मिली और मालकिन घर के अंदर रसोई में काम करने लगी तो माटी वाली ने अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाया ताकि वो देखना चाहा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है। और जिस समय वह अपनी नज़र इधर उधर घुमा रही थी उस समय वह घर के आंगन में अकेली बैठी थी। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक मटके में खोला और उसे सीधा कर दिया।
फिर इकारा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अर्थात कि जो कपड़े को मोड़कर उसने गद्दी सी बनाकर अपने सिर पर रखी हुई थी, उसके मोड़ों को जल्दी जल्दी में उसको खोला और उसके अंदर से एक पुरानी चादर निकल आई। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांधी। कि मालकिन के आंगन में आने से पहले ही उसने क्या किया कि उन 2 रोटियों में से एक रोटी को उस कपड़े के मोड़ों के अंदर छिपा लिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। अर्थात उस मालकिन ने उस रोटी को माटी वाले ने रोटी को कपड़े में डालकर अपने सिर पर रख लिया और वैसे ही अपने मुंह को चलाने लगी। अर्थात यह मालकिन को दिखाना चाहती थी कि वह रोटी खा रही है, लेकिन उसने रोटियां जो है खाई नहीं थी। तभी मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर उसके पास पहुंची। ले, सदाबासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। उसने कहा कि अभी तो शाम का बचा हुआ, अभी कोई साग सब्जी वगैरह नहीं है और इस चाय के साथ अपनी रोटी को खा ली। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए शू शू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। अर्थात कि माटी वाले ने एक कपड़े से उस पीतल के गर्म गिलास को अपने हाथों से उठा लिया और अपने होठों के पास ले जाकर उसको फूंक मारना शुरू कर दिया ताकि वह चाय जल्दी ठंडी हो जाए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। अर्थात कि वह धीरे धीरे रोटी को चबा रही थी और चाय की चुस्कियां भी ले रही थी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। उसने क्या कहा कि यदि रोटियों के साथ चाय मिल जाए तो साग सब्जी की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कि चाय तो स्वयं ही साग सब्जी से भी अच्छी होती है, एक साग सब्जी ही मानी जाती है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। क्या कहा उस औरत ने कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। बुढ़िया ने कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है, एक स्वयं सब्जी अर्थ कि भूख मीठी की भोजन की भूख मीठी होती है, भोजन मीठा। अर्थात उनका कहना का मतलब ये था कि यदि व्यक्ति को अच्छी भूख लगी हो और उसको रोटियां मिल जाए चाहे सब्जी वगैरह ना मिले तो वह स्वयं ही एक साग हो जाती है। अर्थात कि भूख के आगे किसी का बस नहीं चलता। यदि अच्छी जोर से भूख लगी हो, चाहे भोजन रूखा सूखा ही क्यों ना हो, वह भी हमें स्वादिष्ट लगता है, वह भी हमें मीठा लगता है। और तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। तो माटी वाली ने मालकिन को कहा कि मालकिन आपने पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, पूरे बाजार में किसी के घर में अब पीतल के गिलास ये नहीं मिलते हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। तो मालकिन ने कहा कि इन गिलासों को खरीदने वाले जो खरीदार है वो कई बार हमारे घर आ चुके हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने अर्थात हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत की कमाई से जो ये गिलास खरीदे थे उनको मैं हराम के भाव बेचने को मेरा मन नहीं चाहता था, उनको नहीं बेचना चाहता। कहने होते कि इन पित्तर के गिलासों को हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। अर्थात ये उनके कमाई की निशानी है, उनके प्रेम का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, और इनके कमाई को मैं हराम के भाव बेचना नहीं चाहती, मेरा मन नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं कहता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन में सोचकर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्हें ये तमाम चीज़ें। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सभी इच्छाएं मारकर और अपनी कड़ी मेहनत से इन वस्तुओं को खरीदा होगा, और इसलिए मेरा मन नहीं चाहता कि उनकी इस मेहनत को मैं बेकार में अपने स्वार्थ के लिए बेच दूं।
जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। तो कहती है कि हमारी लोगों की नज़रों में अब उनकी कमाई की कोई कीमत नहीं है। बाजार में जाकर पीतल का एक बार भाव पूछो तो दाम सुनकर ही सिर चकराने लग जाएगा। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। अर्थात कि पहले सभी घरों में पीतल और कांसे के बर्तन प्रयोग किए जाते थे, लेकिन लोगों ने उनको अधिक वजनदार समझकर या उनको अब यूज़ न होने के लायक न मानकर उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। और उनके बदले में स्टील के या प्लास्टिक के इत्यादि या चीनी मिट्टी के बर्तनों को खरीदकर अपने घर की शोभा बढ़ा ली। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। तो मार्टिनेली ने कहा कि जो बाकी लोग हैं वो इतनी लंबी, इतनी दूर तक की बात नहीं सोचते। अब जिस या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी की। तो मार्टिनेली ने कहा कि मैं अब जिस घर में जाती हूँ या तो वहाँ स्टील के बर्तन मिलते हैं या फिर कांच के या चीनी मिट्टी के। अर्थात किसी भी घर के अंदर कांसे और पीतल के बर्तन दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उन्हें कांसे और पीतल के बर्तनों को बेच दिया है। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। कहती है कि अपनी चीज़ का जो मोह है, उनके प्रति जो लगाव है, वो बहुत बुरा होता है। और मैं यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब हम इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। तो उस मट्टी वाले ने कहा कि ठकुराइन जी, कि जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन है, खुद की संपत्ति है, वे तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना खोज लेंगे, पर मुझ जैसी गरीब औरत कहाँ जाएगी। तत् मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरा कोई आश्रय तत् सारा नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाले ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। कि अपनी चाय खत्म करके मालकिन से बात करके वह सामने वाले घर में चली गई। कौन से घर में? कि जिस घर से जो 9-10 साल की लड़की उसको बुलाने के लिए आई थी। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। और उस घर की मालकिन ने भी उसको यह कहा कि कल हर हालत में मिट्टी आ जानी चाहिए, यह आदेश दिया और उसे 2 रोटियां भी खाने के लिए दी गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही ऐसा बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। अर्थात कि जो रोटियां वह माटी वाली अपने उस कपड़े के अंदर छिपा रही थी, रख रही थी, वह अपने बूढ़े पति के लिए ले जा रही थी, जो बहुत लंबे समय से चारपाई पर थी, बीमार थी, अर्थात कमाने के लायक नहीं थी। और वह भी अपनी पत्नी के घर आने का इंतज़ार बेसब्री से करते रहते थे। अर्थात उनकी जो कातर नज़रें हैं वो घर के बाहर ही रहती, अर्थात उसको आता हुआ देखना चाहती थी। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। उसने मन ही मन सोचा कि आज घर पहुंचते ही वह अपने उस बूढ़े पति को 3 रोटियां देगी और उसका आज पेट पूरी तरह से भर जाएगा और उसका चेहरा खिल जाएगा, अर्थात उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नजर आएंगे। ऐसा वह मन ही मन सोचने लगी। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और साथ में यह भी कह देगी अभी साग सब्जी नहीं है, सिर्फ ये रोटियां हैं, ये रोटियां खा लीजिए। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। और तब उसको यह सुनाई देगा कि भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा होता है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो
फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। अर्थात कि उसका घर शहर के बिल्कुल पास नहीं है, थोड़ा दूरी पर है, कि वह सुबह घर से निकलती है, माटा खान पहुंचती है, वहां से मिट्टी की खुदाई करके अपने क्लस्टर में डालकर घर घर मिट्टी पहुंचाती है और इसी में उसका सारा दिन व्यतीत हो जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। अर्थात कि उसके पास खुद का कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, झोपड़ी है, वो भी क्या ठाकुर की ज़मीन पर है, और उस झोपड़ी की ज़मीन के बदले उसको ठाकुर के घर तरह तरह के काम भी करने पड़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। लेसन का जो बाकी पार्ट है वो हम कल करें।